तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, चिड़िया हर सुबह खिड़की के बाहर चहचहाती है। चहचहाती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चॉप। द स्पैरो चॉप आउटसाइड द विंडो एवरी मॉर्निंग। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया, चॉप का मतलब होता है चहचहाना। खिड़की के बाहर को बोलेंगे आउटसाइड द विंडो। तो हमने देखा कि चहकने को इंग्लिश में बोलते हैं चॉप। अब इसी वर्ड को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी बेटी सारा दिन घर में चहकती रहती है, मतलब सारा दिन वो बातें करती रहती है, उसकी वजह से रौनक रहती है, तो इसको भी हम इंग्लिश में बोलेंगे चॉप। वो सारा दिन चहकती रहती है। शी कीप्स चॉपिंग ऑल डे। शी कीप्स चॉपिंग ऑल डे। चॉपिंग का मतलब चहकते रहना और कीप का मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कीप। और सारा दिन के लिए बोलेंगे ऑल डे। घोड़ा उछल रहा है या घोड़ा नाच रहा है। घोड़ा जो उछल कूद करता है तो उछल कूद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेंसिंग। हॉर्स इज प्रेंसिंग। हॉर्स इज प्रेंसिंग। एक सिंगर जो मंच पे स्टेज पे उछल कूद करता है वाइल सिंगिंग, उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे प्रेंस। गायक ने मंच पर जमकर ठुमके लगाए या जमकर उछल कूद की। द सिंगर प्रेंस्ड ऑन स्टेज। द सिंगर प्रेंस्ड ऑन स्टेज। डांस और प्रेंस में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। डांस बहुत ही रिदम के साथ किया जाता है और प्रेंस एक तरह की उछल कूद होती है। घोड़ा सरपट दौड़ता है। सरपट का मतलब होता है बहुत ही तीव्रता से, तेजी से। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है गैलप। गैलप, द हॉर्स गैलप्स। द हॉर्स गैलप्स। इसी तरह जब कोई काम हमें दिया जाता है, कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसकी टाइम पीरियड बहुत कम होती है, बहुत जल्दी आपको करके देना होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं एट अ गैलप। हमें काम सरपट पूरा करना है। वी हैव टू कंप्लीट द वर्क एट अ गैलप। वी हैव टू कंप्लीट द वर्क एट अ गैलप। दैट मीन्स वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क वेरी क्विकली। घोड़ा हिनहिनाता है। द हॉर्स नेज। द हॉर्स नेज। हिनहिनाना को इंग्लिश में बोलते हैं ने। क्या आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई इंसान है जब वो हंसता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि घोड़ा हिनहिना रहा है। मेरी तो एक फ्रेंड है, जब वो हंसती है तो उसकी आवाज़ घोड़े के हिनहिनाने जैसी लगती है। When she laughs, her voice sounds like the neighing of a horse. When she laughs, her voice sounds like the neighing of a horse. कौवा काव काव करता है। कौवा जो काव काव की साउंड निकालता है उसको बोलते हैं को। द क्रो कोज। द क्रो कोज। जब भी हमारे घर में कौवा आके बैठ जाता है तो हम बोलते हैं ना कि कौवा काव काव कर रहा है, मेहमान आएगा। द क्रो इज कोइंग, द गेस्ट विल कम। द क्रो इज कोइंग, द गेस्ट विल कम। भेड़ों और बकरियों के मिमियाने की जो आवाज़ होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीट। भेड़ें मिमिया रही हैं। शीप्स आर ब्लीटिंग। शीप्स आर ब्लीटिंग। नाउ व्हेन वी से दिस वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा इंसान जो बात बात पे अपना रोना लेके बैठ जाता है, अपने पास्ट की बातें लेके बैठ जाता है कि पास्ट में कितना बुरा हुआ है उसके साथ, इस तरह की दुख भरी बातें जो लेके बैठ जाता है और दुख भरे अंदाज में उसे बोलता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप ब्लीटिंग। अपना विलाप बंद करो, स्टॉप ब्लीटिंग। चरने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेज। जैसे कि पशु, गाय इत्यादि जो चारा चरते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे, सपोज मैं कहती हूँ गाय चर रही हैं, काउज आर ग्रेजिंग। काउज आर ग्रेजिंग। नाउ इसी वर्ड को हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि मैं आज सुबह से चर रही हूँ, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा हम बोलते हैं, आई वॉन्ट ईट डिनर, आई हैव बीन ग्रेजिंग ऑल डे। आई वॉन्ट ईट डिनर, आई हैव बीन ग्रेजिंग ऑल डे। हाथी के चिंगाड़ने की जो आवाज़ होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्पेट। हाथी चिंगाड़ रहा है। द एलिफेंट इज ट्रम्पेटिंग। द एलिफेंट इज ट्रम्पेटिंग। हाथी के चिंगाड़ने की साउंड बहुत ही लाउड होती है और इसके अंदर हाथी हवा को एक तरह से बाहर फेंक रहा होता है। तो उसी तरह से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी हवा को बाहर ब्लो किया जाता है और जिसे बोलते हैं ट्रम्पेट। वह ट्रम्पेट बजाती है। शी प्लेज ट्रम्पेट। शी प्लेज ट्रम्पेट। नाउ ट्रम्पेट का तीसरा मीनिंग होता है ढिंढोरा पीटते रहना। मनोज हमेशा अपनी सक्सेस का ढिंढोरा पीटते रहता है। मनोज ऑलवेज ट्रम्पेट्स अबाउट हिज सक्सेस। मनोज ऑलवेज ट्रम्पेट्स अबाउट हिज सक्सेस। बहुत बार हम खुल के ना हंस के बिल्कुल एक दबी हुई हंसी में हंसते हैं। मे बी कुछ ऐसी बात हो कि वहाँ पे एक थर्ड पर्सन हो, आउटसाइडर हो, तो हम उसके सामने खुल के नहीं हंस रहे हैं, या कुछ बात ऐसा जोक हो जो सिर्फ हम 2-3 लोग समझ रहे हो, तो हम एक दबी हुई हंसी में हंसते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं चकल। फॉर एग्जाम्पल, मेल पढ़ते समय वह हंस रही थी।
सपोज मेल में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसमें उसे हंसी आ रही हो, लेकिन वो खुल के नहीं हंस सकती क्योंकि आसपास बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक दबी हुई हंसी में हंस रही है। शी वॉज चकलिंग वाइल रीडिंग मेल। शी वॉज चकलिंग वाइल रीडिंग मेल। मेरा बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, चलना सीख रहा है, और वो उस वक्त इतना क्यूट लगता है और मैं उसे जोर से हंस के डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, तो एक दबी हुई हंसी में मैं हंसती हूँ। I chuckled at the child's efforts to walk. I chuckled at the child's effort to walk. मैं बच्चे के चलने के प्रयास पर हंसी। उबलते हुए लिक्विड पदार्थ या भाप से, स्टीम से स्किन के जलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉल्ड। मैंने उबलती हुई चाय गिरा दी और मेरा पैर झुलस गया। I spilled boiled tea and scalded my leg. I spilled boiled tea and scalded my leg. Spill बोलते हैं लिक्विड चीज़ों के गिरने को, और बॉइलिंग टी का मतलब होता है उबलती हुई चाय। या फिर कभी कभी जाने अनजाने में हम बहुत गर्म चाय पी लेते हैं जिससे हमारी जीभ झुलस जाती है। द हॉट टी स्कॉल्डेड माई टंग। द हॉट टी स्कॉल्डेड माई टंग। टंग का मतलब होता है जीभ और स्कॉल्ड का मतलब होता है झुलस जाना। कार, जीप, ट्रक आदि के सामने की जो ग्लास की शीट होती है, खिड़की होती है सामने की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं विंडशील्ड। विंडशील्ड पर धुंध छाई हुई है, जैसे कि आप सर्दियों में देखते हैं कि बिल्कुल धुंध छा जाती है कांच की ग्लासेस पे। विंडशील्ड इज फॉग्ड अप। विंडशील्ड इज फॉग्ड अप। धुंध छाई हुई है कि इंग्लिश होगी फॉग्ड अप। फॉग का मतलब होता है धुंध। मुझे मॉर्निंग टी पीना बहुत पसंद है क्योंकि सुबह की चाय पीने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही एक्टिव, बहुत ऊर्जावान फील करती हूँ। तो बहुत अधिक किसी चीज़ को सक्रिय बनाना, ऊर्जावान बनाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्क समवन अप। पर्क समवन अप। फॉर एग्जाम्पल, सुबह की चाय मुझे ऊर्जा से भर देती है। मॉर्निंग टी पर्क्स मी अप। मॉर्निंग टी पर्क्स मी अप। या आप ऐसे बोलिए कि अगर आपको सुबह की मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर जो है वो बहुत सक्रिय कर देती है, उसके बाद आप पूरा दिन बहुत ही एक्टिव फील करते हैं, तो यू विल से मॉर्निंग वॉक पर्क्स मी अप। मॉर्निंग वॉक पर्क्स मी अप। या फिर अगर आप किसी को कॉफ़ी ऑफर करते हैं, काम करके काफ़ी टायर्ड हो गए हैं और आप अपने फ्रेंड को कॉफ़ी ऑफर करते हैं कि क्या तुम एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, इसके बाद आप काफ़ी सक्रिय महसूस करोगे। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट विल पर्क यू अप। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट विल पर्क यू अप। जब भी शरीर में कोई तकलीफ या पीड़ा होती है और हम जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और वो हमारी सारी लक्षण नोट करके हमें बीमारी के बारे में बताता है सारे टेस्ट देखने के बाद में, तो इस तरह से रोग को पहचानने को बोलते हैं डायग्नोसिस। और कभी कभी डॉक्टर ये निर्णय लेने में गलती कर देते हैं, यानी कि गलत रोग को पहचान लेते हैं, इसको बोलते हैं मिसडायग्नोज्ड। मिसडायग्नोज्ड का मतलब होता है गलत रोग का निर्णय कर लेना। डॉक्टर ने रोग को पहचानने में गलती कर दी। डॉक्टर मिसडायग्नोज्ड द डिजीज। डॉक्टर मिसडायग्नोज्ड द डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग। हड़बड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लटर। अगर मैं कहूँ कि मैं हड़बड़ा गई थी, या कोई बोलता है कि मैं हड़बड़ा गया था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज इन फ्लटर। आई वॉज इन फ्लटर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लंप। लंप का मतलब होता है गांठ। जैसे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं खाने की, सपोज हलवा बनाते हैं और उसमें जब आटे की गांठें रह जाती है तो हम इसको बोलेंगे द हलवा हैज़ लम्प्स ऑफ फ्लावर इन इट। द हलवा हैज़ लम्प्स ऑफ फ्लावर इन इट। मैं जब कस्टर्ड बनाती हूँ तो उसमें हमेशा कस्टर्ड की गांठें रह जाती है, वो कभी अच्छे से घुलता नहीं है। There are always lumps in my custard. There are always lumps in my custard. इसी तरह कभी कभी सब्जी की ग्रेवी में गांठें रह जाती हैं। इस ग्रेवी में गांठें हैं। This gravy is lumpy. This gravy is lumpy. Lumpy का मतलब होता है गांठदार या ढेलेदार। इसी तरह तकिए या मैट्रेस जो होते हैं, बेड के गद्दे होते हैं, उनकी जो रुई होती है अंदर से, जब वो ब्रेक होने वाली होती है, टूटने वाली होती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें गांठें सी पड़ जाती है, या हम कह सकते हैं कि ढेलेदार हो जाती है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे लंपी। मैं ढेलेदार तकिए पर नहीं सो सकी। आई कुड नॉट स्लीप ऑन लंपी पिल्लो। आई कुड नॉट स्लीप ऑन लंपी पिल्लो। और इस तरह के बिस्तर के गद्दों के लिए हम बोलेंगे लंपी मैट्रेस। लंपी मैट्रेस। शीशा जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो टूट के चूर चूर हो जाता है। टूट के चूर चूर हो जाने को बोलते हैं शटर। शीशा टूट के चूर चूर हो गया। ग्लास शटर्ड। ग्लास शटर्ड। अब इन टूटे हुए टुकड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं शार्ड्स। न केवल कांच के, इनफैक्ट किसी भी धातु, मिट्टी के बर्तन, इन सब के टुकड़ों को बोलते हैं शार्ड्स। और ग्रामीण भाषा में आपने बहुत बार सुना होगा टूटे हुए बर्तनों के लिए, मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के लिए वर्ड यूज किया जाता है ठीकरा।
तो इसको इंग्लिश में शार्ड्स बोला जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि जो टूटा हुआ शीशा है जिसके टुकड़े बिखर गए हैं, वो टुकड़े उठाओ, पिक अप द शार्ड्स, पिक अप द शार्ड्स। वैसे ये टुकड़े भी बड़े काम के होते हैं। आपने किसी के घर में दीवारों के टॉप पर इस तरह के कांच के टुकड़े लगे देखे होंगे। ये होते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कोई बाहर से चोर या कोई भी पर्सन दीवार को लांग के या कूद के अंदर ना आ सके। दीवार के शीर्ष पर कांच के टुकड़े लगे हैं। देयर आर शार्ड्स ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, देयर आर शार्ड्स ऑन द टॉप ऑफ द वॉल। मेरे घर में मिट्टी के जितने भी बर्तन, पॉट या इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो टूट जाती हैं, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझसे पूछते हैं, तुम इन ठीकरों का क्या करोगी? वॉट विल यू डू विद दिस शार्ड्स? वॉट विल यू डू विद दिस शार्ड्स? मैं इनका यूज़ अपने बगीचे की सजावट में करती हूँ। आई यूज़ दैम इन गार्डन डेकोरेशन, आई यूज़ दैम इन गार्डन डेकोरेशन। समटाइम्स इट हैपन्स, जब हम अपने फ्रेंड से पानी की बोतल बोरो करने की बात करते हैं कि तुम्हारे पास पानी की बोतल है, क्या मैं तुम्हारी बोतल से पानी पी सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बॉटल, कैन आई बोरो योर बॉटल। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना। एंड वेल, इन दैट केस आपका फ्रेंड बड़ा हाइजीनिक हो, बड़ा कॉन्शियस हो हाइजीन को लेके, और आप उसको इंश्योर करते हो कि आप पानी जूट के नहीं पियोगे, जूठा करके नहीं पियोगे, आप पानी ऊपर से पियोगे। क्या मैं तुम्हारी बोतल से ऊपर से पानी पी सकता हूँ? कैन आई टेक अ वाटरफॉल फ्रॉम योर बॉटल, कैन आई टेक अ वाटरफॉल फ्रॉम योर बॉटल। ऊपर से पानी पीने के लिए इंग्लिश में एक स्लैंग होता है जिसको बोलते हैं वाटरफॉल। इसका मतलब होता है कि आप पानी को ऊपर से पियोगे, जूठा नहीं करोगे, टच नहीं करोगे। इंग्लिश स्लैंग्स आम बोलचाल में बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं। वी यूजुअली यूज स्लैंग्स इन स्पीकिंग rather than writing. So that's all for today. I hope this video will be helpful for you. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.